हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कल एग्जाम हुआ है जनरल स्टडीज का, उसको एक बार हमने रफली आपको बताया है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसको हम डिटेल में वापस से देखेंगे। एक बार यहाँ पे पूरा डिटेल में आंसर की देख लेते हैं। इसके बाद में आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब, और आपका क्या इसमें मिनिमम कितने कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये सब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, एक चीज तो इसमें कंफर्म है कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, स्पेशली लिटरेचर हिस्ट्री के काफी डीप में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। इतना शायद स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी, मैं एमपी पीएससी में भी नहीं देखने को मिलते, लेकिन ठीक है, वो कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगा। लेट्स बिगिन। कल क्या है, पेपर का इसका रफली एक आंसर की डाला, उसके बाद जनरली ज्यादातर लोगों ने उसी को ही बनाना शुरू कर दिया, चेक भी नहीं किया, क्रॉस चेक कि जो डाला है उसमें कोई सही है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है वो शामिल होता है। जैसे सीपीयू हो गया, हार्डवेयर है। इसका रैम है, ये हार्डवेयर है। या फिर इसका जो मदरबोर्ड है, ये भी हार्डवेयर है। कंप्यूटर का जो डेटा स्टोरेज है, या फिर इसका ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है, कंप्यूटर केस है, ये सभी, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, इसका स्पीकर है, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। जबकि जो डिवाइस ड्राइवर है ये हार्डवेयर नहीं है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। एक तरह का ये सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने में ये मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। 1 बाइट बराबर है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? और यहाँ ऑप्शन में निबल दे रखा है, तो हमें बाइट को निबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 बाइट में क्या होता है? 8 बिट होता है, 8 बिट। और 4 बिट में एक निबल होता है। सो 1 बाइट किसके बराबर होगा? ये तो 8 बाइट होगा, तो इसमें 2 निबल के बराबर होगा। ये 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 निबल में 4 बिट होते हैं, तो बाइट के बराबर करने के लिए उसको 2 निबल होने चाहिए 1 बाइट के बराबर। जिनका अब एग्जाम है वो आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें इसी को रेफरेंस लेकर पेपर आने वाला है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? देखिए, ये 1950 के आसपास से ये एआई शब्द यूज होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो मशीनों से जो ह्यूमन ब्रेन है इसका अनुकरण करना। इसमें एआई है, 3-4 चीजें हैं इसमें सीखने की। एआई है, एमएल है और डीएल है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एमएल क्या है? मशीन लर्निंग है। डीएल क्या है? ये डीप लर्निंग है। इसके अलावा एक डीएस और होता है, इसमें डेटा साइंस, ये सब चीजें इससे जुड़े हुए हैं। एमएल क्या है? मशीन लैंग्वेज है। ये एल्गोरिथम के थ्रू डेटा का विश्लेषण करता है, इसके पैटर्न की जांच करता है, इसकी पैटर्न की पहचान करता है, और उसके साथ जोड़े गए जो रिसर्च होती है इसकी, मशीन लैंग्वेज एल्गोरिथम से क्या करता है? डेटा का विश्लेषण करता है, और फिर उसके एक पर्टिकुलर जो डेटा है उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करता है कि डेटा का पैटर्न क्या है, और उसके बाद में जो वो खोज करता है उस पैटर्न के आधार पे भविष्यवाणी करता है। तो ये है मशीन लर्निंग, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। इसके अलावा मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इस तरीके का प्रकार है जिसमें क्या होता है? एल्गोरिदम का विकास होता है, जिससे कंप्यूटर बिना किसी विशेष प्रोग्राम के सीखने के क्रम में डेटा का अनुकरण भी करता है।
और ये एक मानव मस्तिष्क में सीखने के तरीके या डेटा से सीखने के जो आर्टिफिशियल एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज करता है, वो सब मशीन लर्निंग से ही होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मशीन लर्निंग आएगा। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल करना, रैंसमवेयर, ये किसके उदाहरण है? हैकिंग, फिशिंग, ईमेल या रैंसमवेयर, देखिए ये सभी साइबर क्राइम के उदाहरण है। साइबर क्राइम में क्या आता है? हैकिंग साइबर क्राइम में आता है। फिशिंग, हैकिंग क्या होता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम या कोई नेटवर्क है उसमें अनाधिकृत पहुंच जाना, मतलब बिना आप किसी के उसमें ऑथराइज किए ही आप उसमें अनाधिकृत रूप से पहुंच रहे हैं, उसमें रीच आपकी पहुंच गई है किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग होता है धोखे से लोगों की जो पर्सनल जानकारी है वो लेना, जैसे किसी का पासवर्ड, कोई क्रेडिट कार्ड के नंबर, या फिर जो चीजें पर्सनल है साझा करने को राजी नहीं है उनको साझा करने के लिए राजी करना, वो होता है फिशिंग। रैंसमवेयर क्या होता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को एनक्रिप्ट करना और फिर इसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती वगैरह मांगते हैं ना। आपने किसी का डेटा एनक्रिप्ट कर लिया, अब उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आप उसको फिरौती वगैरह मांगते हैं, उसको रैंसमवेयर कहते हैं। मेलवेयर क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है एक जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या आपकी चीजें चोरी कर सकता है, उसमें से मेलवेयर होता है। साइबर बुलिंग होता है एक, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनमें इस तरीके की चीजें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। साइबर बुलिंग क्या होता है? इंटरनेट या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसका यूज करके किसी को परेशान करना, डराना, धमकाना, वो साइबर बुलिंग होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है, जैसे बच्चों की यौन शोषण की तस्वीर वगैरह वीडियो बनाना, उनको वितरित करना या खुद के पास रखना, ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो भी साइबर क्राइम में ही आता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, किसी को ऑनलाइन धोखा देना, किसी से उसका पैसा या संपत्ति उसकी चोरी करना, या फिर आपने कोई चीज का ऑनलाइन फ्रॉड किया, इस तरीके की चीजें, ये सब ऑनलाइन साइबर क्राइम में ही आते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? जो पिछला दशक रहा है उसकी बात हो रही है। तो पिछले दशक में 2000 दशक तो यही है 2024 का अभी, या 13 से 23 ले ले, तो उसमें भी जो एग्रीकल्चर का हाई ग्रोथ रहा है उसमें जो ये अर्बन बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी जो इसका डेवलपमेंट है अर्बन, इसका कोई लेना देना एग्रीकल्चर ग्रोथ से नहीं है। मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ इरिगेशन है, उसमें इंप्रूव किया गया, जो इरिगेशन फैसिलिटी है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी उपलब्धता में, या फिर जो रूरल नेटवर्क है उसको मजबूत किया गया है। उसका अर्बन से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये सशक्त बनाता है? तो ये पेसा है। इसका करेक्ट आंसर यही है, पंचायत अधिनियम 1996 का एक्ट है, ये पेसा बोलते हैं इसको। ये अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये सशक्त बनाता है, पेसा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। तो इसी तरीके का एक एक्ट और है, वो पढ़ लीजिएगा आप, ट्राइबल एरिया से संबंधित, ताकि आपका जो अगला एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए चौथी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे गुलशेर अहमद हैं, ये छठी विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये छठे अध्यक्ष थे विधानसभा के। और उस टाइम पे विधानसभा कौन सी थी? पांचवी विधानसभा थी, और पांचवी विधानसभा के ये छठे अध्यक्ष थे। मुकुंद शखाराम ये 7वें अध्यक्ष थे, और उस टाइम पे विधानसभा थी छठी विधानसभा 1977 से 80। तेजलाल टेबरे ये 5वें अध्यक्ष थे, विधानसभा के 5वें अध्यक्ष थे। काशी प्रसाद पांडे हैं, ये 4th अध्यक्ष थे। और ऊपर के 3 पिछले वीडियो में बताया था आपको, कुंजीलाल
दुबे। तो चौथे अध्यक्ष कांसीराम पांडे थे। तो यहां से विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। स्पेशल जो हुआ है चाहे इमरजेंसी के टाइम कौन था। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। देखिए इसके लिए जो आयु सीमा है बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले 18 से 40 का था, इसमें बढ़ा के और इसको 18 से 45 कर दिया था। ये 18 से 45 है इसका। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के ये 9वें राष्ट्रपति थे। ये मध्य प्रदेश से ये करवाए हुए हैं और बताया हुआ है भी है कि ये मध्य प्रदेश से थे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। जो कोई राष्ट्रपति रहे हैं या कोई लोकसभा स्पीकर रहे हैं या फिर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो मध्य प्रदेश से जिनका संबंध रहा हो और वो काफी हाई लेवल पे रहे, सर्व किया हो कंट्री को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये बताए हुए हैं सब। ये ईसा सिंह है इसका आंसर, अर्जुन पुरस्कार बी इसका करेक्ट आंसर आएगा निशानेबाजी में। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय ये जबलपुर में है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। स्वच्छता का ये करवाया हुआ है रैंकिंग में इंदौर के साथ जॉइंटली, इंदौर और सूरत 2023 के लिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब जो जिनका नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक ये ही रहेंगे लगभग या इन्हीं के आसपास के टॉपिक रहेंगे, सेम मिलते जुलते, लेकिन अलग तरीके से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है। लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी, 2007 में शुरू की गई थी। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ 2007 में किया था और ये सभी के लिए है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आय देखी जाती है परिवार की, बाकी इसमें कैटेगरी कास्ट ये सब नहीं देखा जाता। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को ये स्नूफिंग कहा जाता है, स्नूपिंग। इसमें नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं वो नेटवर्क के जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करते हैं और उसमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी मिलती है तो नेटवर्क से इसमें जो डेटा पैकेट्स भेजे जाते हैं उनकी समीक्षा, विश्लेषण और कोई गलत एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको स्नूपिंग कहते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड को ये प्लास्टिक मनी कहा जाता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड को, बी इसका करेक्ट आंसर है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए, देखिए यूएसएसडी पे मोबाइल बैंकिंग करने के लिए क्या है कि ये आपके मोबाइल नेटवर्क का यूज करता है। इसमें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती है और ये आपके मोबाइल नेटवर्क का यूज करता है। ये किसी भी तरह के फोन पे काम कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्मार्टफोन जो होता है, स्मार्टफोन में आमतौर पे इंटरनेट डेटा की सुविधा होती है। यूएसएसडी ऐसा है जो एक आपके मोबाइल नेटवर्क का यूज करता है, उसके लिए आपको इंटरनेट स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है। एक जिला एक उत्पाद पहल है, इसमें ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। हो सकता है आगे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मान के चलिए एक जिला एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आप पढ़ लीजिएगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और कम से कम जो डिवीजन है, इंदौर, भोपाल, ये जो डिवीजन है, इनके जो जिले हैं जो जिस डिवीजन में आते हैं उनका स्पेशली डिवीजन जो 10-12 हैं वो तो पढ़ लीजिएगा, 10 डिवीजन का तो कम से कम। या जो नए जिले बने हैं उनका क्या है, या फिर जो शुरुआत जिनसे की गई है, या फिर जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चर्चा में रहे हैं, जो ज्यादा रेवेन्यू या फिर जो ज्यादा उस एरिया का विकास करने में या किसी भी तरीके से वो ज्यादा ऊपर रहे हैं टॉप पे, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे। इसमें चाहे तो आप एक पॉइंट और जोड़ सकते थे, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना या उसको बढ़ावा देना।
ये भी इसी का एक उद्देश्य है। कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है, बेस ईयर 2011-12 के आधार पे 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी रही? ये बी इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है अब जो जिनका एग्जाम है उनसे पूछा जाए कि ये पहले की तुलना में, देखिए 2011-12 तो बेस ईयर है और पूछा है कांस्टेंट प्राइस पे, तो 2021-22 में ये था, 2021-22 का बात करें तो ये 61,534 थी 2021-22 में, जो बढ़ के और ये 22-23 में हो गई 65,023। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें 5.6% की वृद्धि हुई है। हो सकता है आपसे कांस्टेंट प्राइस का नहीं पूछा जाए, करंट प्राइस का पूछ लिया जाए, तो दोनों ही तरीके से ये डेटा याद कीजिएगा। हो सकता है आपसे इस पे पर कैपिटा की जगह आपसे एग्रीकल्चर का पूछ लिया जाए, आपसे सर्विसेज का पूछ लिया जाए, तो ये तीनों पॉइंट जरूर आप पढ़िएगा अपना, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये कब लॉन्च की है? ये इनोवेशन से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको पता रहेगा हर चीज, और अभी आपका कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए, वो सब हम इसके बाद वाले में डिस्कस करेंगे। 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध ये रामगढ़ से है। इनका हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कोई बैटल वगैरह का। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? ये करेक्ट आंसर आएगा इसका कवि प्रिया। देखिए जो केशवदास हैं, महाकवि केशवदास, इन्होंने कवि प्रिया नामक ये ग्रंथ की रचना करके जो महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा दी थी। और ये ग्रंथ किस पे आधारित है? ये काव्य शास्त्र पे आधारित है। केशवदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया है, ये भी केशवदास की है, कवि प्रिया है, ये भी केशवदास की है, नक्सिक है, ये भी केशवदास की है, और इसके अलावा रतन बावनी है, ये रतन बावनी ये भी केशवदास की है, लेकिन उन्होंने महाराजा रतन सिंह की जो प्रशंसा में लिखी थी रतन बावनी, ये सारे ही इन्हीं के हैं, केशवदास की लिखी हुई है। लेकिन जो रसिक प्रिया है इसमें और कवि प्रिया में अंतर यह है कि रसिक प्रिया है ये ग्रंथ भी केशवदास द्वारा रचित है, लेकिन ये काव्य शास्त्र का नहीं था, इसका नहीं था, जो कवि मार्गदर्शक देते हैं उससे संबंधित नहीं है। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलयी के नाम से विख्यात, इनमें कौन शामिल नहीं है? देखिए भक्ति काल की बात होती है तो बृजभूमि, तो रीति या श्रृंगार काव्य की बात होती है तो बुंदेली भूमि का नाम आता है। इसमें जो आचार्य कवि केशवदास रीति काल के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, या फिर उनके बाद श्रृंगार की धारा में बात करें तो दामोदर देव हैं, ईशुरी हैं, गंगाधर व्यास हैं, ख्यालीराम चरखारी हैं, पन्ना हैं, ये सब बुंदेल की श्रृंगार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो गुणसागर है, गुणसागर ये विशुद्ध बुंदेली में काव्य रचना करने वाले हैं, जिनमें जैसे संतोष सिंह हो गए, बाबूलाल खरे हैं, माधव शुक्ल हैं, दुर्गेश हैं, गुणसागर हैं, लक्ष्मी प्रसाद गुप्त हैं। इन्होंने जो काव्य लिखा है इन तीनों से अलग क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें आपको एक ग्रामीण जीवन दिखता है, या फिर जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो दिखती है, या फिर जो देहात की जो समस्याएं हैं उनकी चित्रण है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री मध्य प्रदेश से जो मिला है श्रीमती शांति परमार,
कला के क्षेत्र में श्री रमेश परमार, आर्ट कला के क्षेत्र में, ये दोनों झाबुआ के रहने वाले हैं और ये दोनों हस्तशिल्प कलाकार रहे हैं। 30 साल से ये जनजातीय गुड़िया वगैरह बनाते हैं, जनजातीय पोशाक बनाते हैं, ये सब करवाया हुआ है आपको पहले। डॉक्टर मुनीश चंद्र डाबर हैं, ये इनको भी मिला है पद्मश्री। और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ये 20 रुपए में इलाज करते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर जरूरतमंद लोगों का ये 20 रुपए में इलाज करते हैं और डेली कम से कम 200-250 मरीजों को देखते हैं ये। और जबलपुर में है इनका, जबलपुर में देखते हैं ये। तो ये सभी हैं, इनको पद्मश्री मिला है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन तो आपको सभी जगह देखने को मिला होगा, जहां से भी आपने तैयारी की होगी। शिवपुरी इसका करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? ये मेघा परमार हैं, ये पहली महिला हैं और इन्होंने 2021 में, ये 30 मई 2021 को ये सफलता मिली इनको। भावना डेरिया है, इन्होंने 2018 में कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? का नाम क्या है? तो 16वीं अभी जो 17वीं बनी है, 18वीं बनी है खैर अब तो। 16वीं के थे सुमित्रा महाजन। मध्य प्रदेश से ये इनका करवाया हुआ है, जो पर्सन इन न्यूज या पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश का करवाया था आपको, उसमें ये पढ़ाया तो सुमित्रा महाजन का। रे बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके के गवर्नर, ये सब पढ़ लीजिएगा आप अभी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई? ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, ये तो आपको पहले ही बता दिया था। आईटी डिपार्टमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस का है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, देखिए अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ये पहला इसका आंसर है। लेकिन UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये भी यही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है, जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित, ये कुकीज होती है, जो आप जहां भी कभी इंटरनेट वगैरह सर्च करते हैं, कुछ ब्राउज करते हैं आप, तो ये सब चीजें इसमें स्टोर हो जाती है, कुकीज वगैरह। और कई बार आप देखते हैं कि आप कोई फाइल 2 दिन पहले ओपन हो रही थी और 2 दिन बाद वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आप कुकीज वगैरह क्लियर करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। आगे कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप अपनी कुकीज वगैरह क्लियर करके वापस ट्राई कर सकते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो ये इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। अब वैसे तो इसमें दे नहीं रखा है कहाँ के तोमर वंश पूछे हैं, दिल्ली के पूछे हैं या मध्य प्रदेश से संबंधित ग्वालियर के पूछे हैं, लेकिन इसमें एक चीज क्लियर है कि जो भी हमें आंसर देना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देना है, और सिलेबस में सिर्फ मध्य प्रदेश की ही हिस्ट्री दे रखी है, इंडियन हिस्ट्री नहीं दे रखी, तो उस हिसाब से ये आपका सही आंसर होगा। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? ये विश्वनाथ सिंह है, महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव, इन्होंने किया था। ये रीवा के उस टाइम पे महाराजा रहे हुए हैं, रीवा के, उनका है ये। घेला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये गोंड जो ट्राइब्स हैं उनका है घेला और बीदड़ी। एक तरीके से जैसे कोई
नया कुछ हो, नया साल, नया फेस्टिवल, या फिर जैसे कोई नए टाइम का, जैसे खेतीबाड़ी का टाइम आता है, एग्रीकल्चर वगैरह का, उससे संबंधित ये सेरेमनी वगैरह है इनके। सतपुड़ा के जंगल, ये सब करवाया हुआ है आपको भवानी प्रसाद मिश्र, ये टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था क्वेश्चन। इसमें गोंड के बारे में और जो सतपुड़ा की सुंदरता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इसलिए बताया कि आगे एग्जाम में आ जाए आपसे, इससे संबंधित तो कर दीजिएगा। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? ये संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है, ये सिंगापुर के सहयोग से बनाया जा रहा है। और देखिए ये भी 2022 का क्वेश्चन है, करवाया है ये जब टेस्ट सीरीज शुरू की थी उस टाइम का क्वेश्चन है ये भोपाल में है, इसका बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है ये शुरू की गई थी 2022 में। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत का पूछा है, प्रतिशत में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है? तो देखिए वैसे तो सेंसस का एक सेपरेट वीडियो पड़ा है, टेस्ट सीरीज में भी सेंसस को कई बार करवाया है ये रिपीटेडली, और आप उसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, जनसंख्या हुई है, जनगणना हुई है 2011 में। 2001-2011 का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो वीडियो देख लीजिए, वहां से आपका सब क्लियर हो जाएगा। चाहे लिटरेसी का पूछा जाए, सेक्स रेशियो पूछा जाए, रूरल अर्बन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आपसे, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो हो जाएगा वहां से सब क्लियर। मध्य प्रदेश में 2011 में क्या है सेंसस? 7.27 करोड़, और ये 2001 की तुलना में 6.03 ये इंक्रीज हुआ है। अब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं वो देख लीजिएगा आप इसमें। फिर जो 2001 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? तो 2001 में टोटल पॉपुलेशन थी 6.03 और अभी ये इतनी हो गई 7.27। अब टोटल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है डिकेड में, 10 साल में, ये कितना हुआ है? 20.35%, और पिछला कितना था? 20.34%। ये अभी का जो है ये 20.35 है, पहले का जो था 20.34 था। अब मध्य प्रदेश कितना रिप्रेजेंट करता है? तो मध्य प्रदेश का अभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 6% करता है। 2001 के फिगर की बात करें तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग थी, उसका 5.87% करता था। क्वेश्चन पे आते हैं रूरल और अर्बन पे। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की जो अर्बन में रहती है, अर्बन एरियाज में 27.63% क्या अर्बन में रहती है। अब जो रूरल एरिया में रहती है 72.37%। अब इसमें जो 2001 से 2011 का है उसमें ग्रामीण जनसंख्या में तो प्रतिशत घटा है। देखिए ऐसा नहीं है, ग्रामीण की जनसंख्या बढ़ी है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन था 2001 में ये 1.6 करोड़ था। 2001 में 1.6 करोड़ था और 2011 में ये 2.06 करोड़ हो गया। तो मोटा सा देखा जाए तो 2001 में लगभग अगर कहें तो 1.5 करोड़ था और 2011 में 2 करोड़ हो गया। समझने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल डेटा है जो चैनल पे अवेलेबल है, या फिर आप अपने हिसाब से गूगल वगैरह पे देख लीजिएगा, या फिर ये जो वीडियो करवा रहे हैं यहाँ पे ये सब वेबसाइट पे myupsc.in पे आपको ये पूरा डिटेल सहित इसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल आंसर सब मिल जाएगा, वहां चेक कर लीजिएगा। तो एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो रूरल की बात करें रूरल एरियाज की बात करते हैं तो 2001 में 4.43 करोड़ 4.43 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी रूरल एरिया में, और अर्बन ये 2011 में रूरल में कितनी होगी? 5.25 करोड़। तो
4,43,00,000 थी 2001 में लगभग, और 2011 में 5,25,00,000 हो गई। तो बड़ी है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो परसेंटेज वाइज अर्बन में ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू रूरल। ये है समझाने का मतलब। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में यह प्रतिशत शहरी जनसंख्या का, इसमें 2-3 चीजें देखनी है। एक तो डिवीजन का पूछा है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछा, ना तो सिटी का पूछा है ना डिस्ट्रिक्ट का पूछा है। 2 चीजें क्लियर कर लो, क्योंकि ज्यादातर क्या है गूगल वगैरह पे या पढ़ते हैं तो शहर का किस सिटी का जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा है या फिर किस जिले का जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा है, ये पूछा गया है संभाग में और शहरी। तो डिवीजन का पूछा गया है और उसमें भी अर्बन ये पूछा गया है। और वो तीसरा क्या देखना है, इसमें परसेंटेज में पूछा गया है, प्रतिशत में। अब आप इसको देखते हैं तो 2 हैं जो आसपास हैं, इंदौर और भोपाल डिवीजन। लेकिन आप अगर आपको पता एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है तो भी आप देखेंगे इंदौर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है और भोपाल डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसका आंसर आता है सी। इंदौर संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मतलब टोटल पॉपुलेशन और शहर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। इंदौर डिवीजन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और इंदौर डिवीजन में लोग शहर में कितने रह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन के। भोपाल डिवीजन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के कितने % लोग सिटी में रहते हैं। इसको देखने के बाद इंदौर संभाग में प्रतिशत ज्यादा मिलता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कंटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। हाँ, ये कंटीले वन और ये भुसेज वगैरह जो उत्तर पश्चिमी भाग है इसमें पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्ट भाग है यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है, अर्धशुष्क, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही है और ये जो आर है ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या है, वो देखना है विंध्याचल के बारे में। देखिए, इसमें गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों का ये जल विभाजक है, ये सही है। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। ये बिल्कुल सही दे रखा है कि जो विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल प्लेट पढ़ेंगे तो आप क्या है, रीवा वाला जो प्लेट्यू है इसका ज्वाइंट रीवा ये विंध्याचल रेंज में आता है। यहाँ पे ज्यादातर है जो आप देखेंगे तो जो विंध्याचल रेंज है इसमें सॉरी एक सीक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंशियल हाइट नहीं है। और ये यही पूछ रहा है सीक्वेंशियल ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। तो ये बात सही है कि ऊंची क्रमबद्ध जो ऊंची श्रेणी है, जो पीक है वो क्रमबद्ध नहीं है, सीक्वेंशियल नहीं है। समझने के लिए कहा जाए या कुछ रेफरेंस लेके कहा जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस है, सीक्वेंशियल नहीं है। और यही इसका ऑप्शन बता रहा है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी हुई है, ये सही नहीं है। विंध्याचल, देखिए आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, ऑप्शन को पूरी लंबाई में, मतलब इसका कहने का मतलब है कि विंध्याचल जो रेंज है ये 100% ये विंध्यन शैल से बनी हुई है, तो ये सही नहीं है। विंध्यन जो श्रेणी है ये 100% विंध्यन शैल से बनी हुई नहीं है। इसका जो सदर्न स्लोप है ये तीव्र है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी होगा। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिदरी, दोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। ये मलाज खंड वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया है जो प्रोजेक्ट था 1982 का,
कॉपर से संबंधित है। ये मलाजखंड कॉपर बेल्ट में ही ग्रेनाइट से लेकर अलग अलग चट्टानों में जैसे तांबा अयस्क वगैरह है। और जो मेन जमा मलाजखंड है, बालाघाट है, शीतलपानी, गिदरी, डोरली, जट, गढ़ी डोंगरी, ये सभी कॉपर से रिलेटेड है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? देखिए, जनवरी के महीने की बात हो रही है। जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश में जो इसका नदन पोर्शन है वहां काफी ठंड होने लग जाती है। आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जो दिसंबर, जनवरी ये महीने हैं, इनमें टेम्परेचर आपको नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तो छोटा सा ये समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो इसका फिजियोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति कहें, एक तो विंध्याचल रेंज, जो इसकी जो ठंडी हवा है उसको रोकना। दूसरा जो नर्मदा और जो ताप्ती है, इनकी वजह से इस रीजन में जहां से नर्मदा और ताप्ती बह रही है, ये रिफ्ट वैली, इसमें ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, नमी प्रदान करती है, और ये नमी से भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो ज्यादा सर्दी नहीं होती है। तीसरा देखा जाए तो एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका भी फर्क इस पूरे रीजन में रहता है, स्पेशली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का रीजन है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में जनवरी में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये ठंडी हवा और कम नमी से प्रभावित होते हैं। और इसी वजह से जो सदर्न भाग है, दक्षिणी भाग, ये जनवरी के महीने की बात हो रही है। आप देखिएगा, जनवरी की बात हो रही है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा है। बॉक्साइट के संबंध में कौन सा गलत है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, ये सही है। उच्च कोटि का बॉक्साइट मैकल रेंज में है, ये भी सही है। मैकल प्लेट्यू में हाई क्वालिटी का बॉक्साइट है। ये बेहर प्लेट्यू है, बेहर पठार, यहाँ पे देखिए ये ज्यादातर, वैसे तो ये टेम्पल वगैरह के लिए फेमस है, लेकिन बॉक्साइट का यहाँ पे भी है। 2021-22 में बॉक्साइट के उत्पादन में यह राज्य मध्य प्रदेश देश में प्रथम था। 2021-22 में जो देश में प्रथम था वो था उड़ीसा, मध्य प्रदेश नहीं था। तो डी गलत है और डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? 31 मार्च 2018, एक तो ये चीज, क्योंकि यहां से ही सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस दिया गया था और टारगेट रखा गया था 2022 के लिए 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था इंडिया ने। क्यों? क्योंकि हम गए थे पेरिस कॉन्फ्रेंस में, जो पेरिस समिट हुआ था 2015 में, उसमें गए थे, और वहां पे हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने इनिशिएट लिया था, और उसके बाद में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और उसके बाद से ही सोलर एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, गैर पारंपरिक ऊर्जा को लेके और काफी काम हुआ है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, स्मॉल हाइड्रो हो, बायो पावर हो, सभी पे, बायोमास हो, सब पे काम हुआ है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी बात करें तो इसमें ऑप्शन में पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है, इसका 30.42% कॉन्ट्रीब्यूशन है, शेयर है इसका इतना, और ये होगा, अभी का प्रेजेंट बताऊं मैं आपको, इतना मेगावाट है। अगर आप 2020 का भी रेफरेंस लेके चलते हैं
तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे। बायोमास ऊर्जा का देखते हैं तो बायोमास है इसका 1.43% शेयर है, अराउंड 130 मेगावाट अभी प्रेजेंट में। जो स्मॉल हाइड्रो है, स्मॉल हाइड्रो ये लघु जल विद्युत, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स या स्मॉल हाइड्रो कहें, इसका 1.32% है और ये 124 मेगावाट है अभी प्रेजेंट में। मैं आपको डेटा दे रहा हूं 30 जून 2023 के, 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये जो हम कर रहे हैं अभी, सोलर एनर्जी का जो है, सोलर एनर्जी का 3022 मेगावाट है और सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है ये 32.33% है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे आगे कौन सा स्रोत है, ये सोलर एनर्जी है। हो सकता है आपसे आने वाले जो एग्जाम उनमें पूछ लिया जाए कि हाइड्रो पावर प्लांट या स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, इनकी कैपेसिटी क्या होती है। तो 2 से 25 मेगावाट के जो पावर प्लांट होते हैं उनको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स का के सेगमेंट में लिया जाता है, और 25 मेगावाट या उससे ऊपर वाला होता है वो 25 मेगावाट या उससे नीचे वाला वो स्मॉल में लिया जाता है, और 25 से ऊपर वाला फिर स्मॉल में नहीं आता है, लार्ज में चला जाता है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है। तो नर्मदा बेसिन में जो जब से शुरू किया है, पहली परियोजना अपर बेसिन थी, अपर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, और अभी जो लास्ट इसका है ये है सरदार सरोवर गुजरात का, सरदार सरोवर डैम पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात का। टोटल अब तक 30 परियोजना है। नर्मदा बेसिन की बात कर रहे हैं। देखिए बेसिन क्या होता है, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया होता है वो बेसिन होता है। तो ऐसा नहीं है कि नदी जहां से बह रही है वही एरिया है, बेसिन बड़ा होता है, रिवर जहां से फ्लो करती है वो उसके कंपैरिजन में। संजय सरोवर परियोजना है, ये नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है, सिंचाई परियोजना की बात हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका जो ये डिटेल सॉल्यूशन है इसके लिए आप वेबसाइट पे चले जाइएगा वीडियो देखने के बाद, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए वराह है, भोजपुर है, यहाँ पे ये शिव मंदिर है, और भोजपुर है ये भोपाल के पास में ही है। बड़ी है, बड़ी है, एक बड़ी जो फेमस है गुना की है, गुना, और एक जो बड़ी चर्चा में रहती है ग्वालियर। लेकिन यहाँ पे वराह की प्रतिमा नहीं है। आशापुरी है, आशापुरी ये भोपाल से 25-30 किलोमीटर के एरिया में ही है, और मेनली तो ये भोजपुर में ही पड़ती है। लेकिन पर्यटन स्थल पूछा है तो ये आशापुरी है। और इसको लेके अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने यहाँ पे जाके देखेंगे आप तो जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनके किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के नाक इस तरीके से छिन्न भिन्न कर रखा है, डिस्ट्रॉय कर रखा है, और यहीं पे वराह की प्रतिमा है। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था। पत्थुवर्धन, देखिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप जनरल स्टडीज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लगता है कि ये जो पेपर बनाया है महोदय जिनका संबंध जरूर या तो पीएचडी कर रखा है इन्होंने हिस्ट्री में, या फिर कोई ना कोई हिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है, या फिर हिस्ट्री से लगाव रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन तो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। खैर देखिए पत्थुवर्मन, पहले तो इनको ढूंढना ही मुश्किल है कि पत्थुवर्मन है कौन। हो सकता है जिन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी वगैरह कर रखा हो, जो कर रहे हो उनको जानकारी हो, पर फिर भी चांस कम है। पत्थुवर्मन है
आपने सुना होगा पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। और पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी, इसमें सबसे पावरफुल कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थे, जिन्होंने लगभग पूरे उत्तरी भारत में या फिर नर्मदा नदी तक इन्होंने राज किया था। ऊपर का पूरा एरिया उत्तरी भारत का, कन्नौज वगैरह को कैपिटल बनाया था इन्होंने। तो ये थे हर्षवर्धन। और वर्धन डायनेस्टी के पुष्यभूति वंश के। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो अभी प्रेजेंट में हरियाणा है, करनाल का एरिया कहें या थानेश्वर था उस टाइम पे, तो आधुनिक हरियाणा है जिसका थानेश्वर बोलते थे, तो यहाँ के शासक थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के भाई थे पत्थुवर्धन। ये हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनके भाई थे पत्थुवर्धन। और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद में पत्थुवर्धन ने ही इस थानेश्वर पे शासन किया था। और उसी टाइम पे जो अभी प्रेजेंट में राजस्थान का एरिया है, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का है, आप ये ग्वालियर डिवीजन को ले लीजिए चाहे तो। उस टाइम पे ये सब डिवीजन वगैरह नहीं था, पर समझने के लिए तो गुर्जर प्रदेश वही हुआ करता था। उस पे विजय प्राप्त की थी पत्थुवर्धन ने। और उसके बाद में हर्षवर्धन है, जो इन्होंने हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे और फिर इन्होंने काफी उत्तर भारत के पूरे लगभग काफी बड़े एरिया पे इन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हर्षवर्धन का जो टाइम था उसको कहा जाता है विक्ट्री एरा। इन्होंने काफी, और बाद में हर्षवर्धन है जो चालुक्य डायनेस्टी के थे, ये क्या है नर्मदा से आगे बढ़ना चाह रहे थे साउथ की तरफ, और उधर चालुक्य डायनेस्टी के थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने इनको हराया था बाद में। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की। इसका आंसर आएगा वर्धन वंश। इसका आपको रेफरेंस देखना है तो हर्षचरित है। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के वो दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हर्षचरित, उसमें पत्थुवर्धन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहां स्थित था? सेकंड बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अद्विकोकर कोयले का भंडार पाया जाता है? तो देखिए ये जो कोयला है इसको थोड़ा घुमा के दिया, बिटुमिनस कोयले का घुमा फिरा के पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिंगरौली, सोहागपुर, जगपुर, ये जो एरिया है इसमें है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? देखिए हवाएं गर्मी में है जो मध्य प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, तो ये विशेषता नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी आंधियां चलती है, ये सही है। मार्च के बाद के तापमान में वृद्धि होने लगती है। अप्रैल एवं मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन 3 दे रखा है ये भी डाउटफुल है। ये डाउटफुल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि है, ये फरवरी के महीने के बाद में ही शुरू होने लग जाती है। जो क्लाइमेट पढ़ेंगे आप मध्य प्रदेश का जो आपको करवाया था उसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो सीजन है इसमें तापमान में वृद्धि है जो फरवरी के बाद से ही तापमान में वृद्धि होने लग जाती है, मार्च के बाद से नहीं। तो ये भी स्टेट जो ऑप्शन दे रखा है ठीक नहीं है, लेकिन ए बिल्कुल इसका आंसर होना चाहिए। ये था आपका पेपर बीला डैम, ये सागर सीज का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो आपको करवाएंगे आपके एग्जाम में किस टॉपिक से, कौन सी यूनिट से, आपके सिलेबस में से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं,
आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका ओपिनियन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।